हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? तो पिछली क्लास में हमने बात कर ली थी कूलॉम के नियम के सदिश रूप की, उसके बाद अध्यारोपण के सिद्धांत की, और आज हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? विरामावस्था में आवेश का गुण होता है। जब भी आवेश विरामावस्था में है तो उस आवेश के चारों तरफ एक क्षेत्र का निर्माण होता है या क्षेत्र उत्पन्न होता है। उस क्षेत्र में यदि कोई अन्य अल्प आवेश आता है, छोटा आवेश आता है, तो उस पर बल लगता है। तो इस क्षेत्र को ही हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। तो विरामावस्था में आवेश, चाहे वो धनात्मक आवेश हो चाहे वो ऋणात्मक आवेश हो, वो अपने चारों तरफ एक क्षेत्र का निर्माण करता है और उस क्षेत्र में यदि कोई आवेश उपस्थित होता है तो उस पर बल लगता है। इसे ही हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ इसकी परिभाषा देखिए। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ यदि कोई अल्प आवेश उपस्थित हो तो उस पर बल का अनुभव हो, तो वह क्षेत्र उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। अब इसमें दो आवेश होते हैं। एक आवेश को कहते हैं हम स्रोत आवेश, जैसे इसके अंदर इस डायग्राम में ये स्रोत आवेश है और ये वाला परीक्षण आवेश है। ये कौन सा आवेश है? परीक्षण आवेश। और ये वाला कौन सा आवेश है? ये है स्रोत आवेश। ठीक है। तो स्रोत आवेश क्या करता है? वो हमेशा बल आरोपित करता है, ये बल इस पर आरोपित करता है। और परीक्षण आवेश क्या करता है? ये परीक्षण आवेश है, ये बल हमेशा अनुभव करता है। ठीक है। तो इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं कि एक आदमी नया नया बॉक्सिंग सीखा है, तो इसका नाम रखते हैं हम एस। इसका नाम रखते हैं हम एस। नया नया बॉक्सिंग सीखा है ये। तो अब इसको देखना है कि मैं कितना बॉक्सिंग सीखा हूँ, तो ये अपनी बॉक्सिंग टेस्ट किसके सामने करेगा? तो हम दो आदमी यहाँ पर बनाते हैं। एक आदमी है ये और एक आदमी है ये। अब आप खुद बताइए कि ये जो एस है ये इस P से लड़ेगा या इस P से लड़ेगा? ये भी सुनते रहिए, मैंने नाम P क्यों रखा है। तो सिंपल सा जवाब है कि ये अपने आप के शक्ति को देखने के लिए इससे लड़ेगा, क्योंकि ये बेचारा सामने, तो आपको पता है ये अगर एक मुक्का मारेगा तो ये तो सामने मार नहीं पाएगा और ये टेस्ट कर लेगा अपनी बॉक्सिंग का। इससे ये लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। वैसा ही होता है स्रोत आवेश के साथ और परीक्षण आवेश के साथ। तो जब भी हम किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र की गणना करते हैं या विद्युत क्षेत्र का हमें मान निकालना होता है, तो वहाँ हम एक स्रोत आवेश लेते हैं और उस स्रोत आवेश की विद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए हम एक परीक्षण आवेश लेते हैं। तो इस परीक्षण आवेश पर आवेश का मान बहुत ही अल्प होता है और स्रोत आवेश पर आवेश का मान ज़्यादा होता है। ठीक है। ताकि ये स्रोत आवेश जब इस परीक्षण आवेश पर बल लगाएगा तो ये परीक्षण आवेश गति करेगा, लेकिन ये परीक्षण आवेश जब स्रोत आवेश पर बल लगाएगा तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि ये एक आवेश है, ये स्रोत आवेश है, ये परीक्षण आवेश है। तो ये इस पर 2 न्यूटन या 10 न्यूटन फोर्स लगाता है तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब ये इस पर 10 न्यूटन फोर्स लगाता है तो ये गति करेगा। ठीक है। यहाँ हम फिजिक्स का ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, एक्सेलरेशन बराबर फोर्स अपॉन मास। जिसका मास ज़्यादा, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा, उस पर त्वरण कम लगता है, वो गति कम करेगा। तो द्रव्यमान ज़्यादा था स्रोत आवेश पर। इसी तरह से हम बात कर सकते हैं। कहने का मतलब स्रोत आवेश पर आवेश का मान अधिक होता है और परीक्षण आवेश पर आवेश का मान कम होता है। तो ये बात आपको क्लियर होगी इन एग्जाम्पल से? ओके। तो यहाँ पर हम बात करेंगे स्रोत आवेश। जिस पर आवेश का मान अधिक हो और वो हमेशा बल आरोपित करे, उसे हम कहेंगे स्रोत आवेश। परीक्षण आवेश क्या होता है? जिस पर आवेश का मान कम हो और जो सदैव बल का अनुभव करे। बल हमेशा ये अनुभव करता है परीक्षण आवेश, तभी तो हम स्रोत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना कर पाएंगे। क्लियर हो रही है बात आपको? अब हम निकालते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा। विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालना बहुत ही आसान काम होता है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर हम एक स्रोत आवेश बनाते हैं, ये स्रोत आवेश है। यहाँ पर हम एक परीक्षण आवेश रखते हैं। तो अब बताइए कि
अगर ये परीक्षण आवेश इस स्रोत आवेश के विद्युत क्षेत्र में है तो ये स्रोत आवेश इस परीक्षण आवेश पर कैसे बल लगाएगा, ऐसे। फिर से देखिए, अब स्रोत आवेश परीक्षण आवेश यहाँ आ जाता है। अब ये स्रोत आवेश परीक्षण आवेश पर कैसे बल लगाएगा, ऐसे। ये स्रोत आवेश परीक्षण आवेश यहाँ आ जाता है तो इस समय बल कैसे लगाएगा, ऐसे। यहाँ परीक्षण आवेश आ जाए तो कैसे बल लगाएगा, ऐसे। यहाँ परीक्षण आवेश आ जाए तो कैसे बल लगाएगा, ऐसे। यहाँ परीक्षण आवेश आ जाए तो कैसे बल लगाएगा, ऐसे। और यहाँ परीक्षण आवेश आ जाए तो कैसे बल लगाएगा, यूँ। तो अब आपको क्लियर हो गई कि परीक्षण आवेश जिस दिशा में स्रोत आवेश से गति प्रतिकर्षित होता है या आकर्षित होता है वही दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो आपको पता करना है कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, इस बिंदु पर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस बिंदु पर एक परीक्षण आवेश रखेंगे। अब परीक्षण आवेश जहाँ गति करेगा वो ही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो परीक्षण आवेश की प्रतिकर्षण या आकर्षण या परीक्षण आवेश स्रोत आवेश से जिस दिशा में प्रतिकर्षित होकर या आकर्षित होकर गति करता है वही दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो यहाँ पर आप देखिए, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में परीक्षण आवेश जिस दिशा में गति करता है वही दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। दूसरी बात, एक बात और क्वेश्चन आता है कि स्रोत आवेश तो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। स्रोत आवेश धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, लेकिन परीक्षण आवेश केवल धनात्मक ही होता है। इसका भी आप कहेंगे ऐसा क्यों सर कि परीक्षण आवेश हमेशा धनात्मक ही क्यों होता है जबकि स्रोत आवेश तो धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। तो मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि आपने देखा होगा, मान लीजिए ये एक बहुत ही अल्प एक वस्तु है और ये एक वस्तु है, बहुत ही छोटी छोटी वस्तुएं हैं, ठीक है। अब इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन इस वस्तु पर स्थानांतरित होते हैं। मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, तो इस वस्तु पर तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन जितना द्रव्यमान बढ़ गया, और इस वस्तु से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 2 इलेक्ट्रॉन जितना द्रव्यमान इस वस्तु का घट गया। तो धनात्मक जो वस्तु होती है वो ऋणात्मक वस्तु से हमेशा द्रव्यमान में कम होती है, समान अगर आवेश हो तो। ये बात आपको पता है। तो ये वस्तु छोटी होगी और हमें परीक्षण आवेश के लिए अल्प वस्तु लेनी है। अतः धनात्मक और ऋणात्मक की जगह हम अल्प वस्तु के लिए या अल्प आवेश के लिए किसको चुनेंगे, धनात्मक को चुनेंगे। क्योंकि अगर हम द्रव्यमान भी देखें तो किसका कम होता है, धनात्मक का। समझ गए। हम हर केस में, हर स्थिति में अल्प लेना है, हमें आवेश भी अल्प लेना है और द्रव्यमान भी अल्प लेना है। क्लियर होगी बात आपको ये। इसलिए हम धनात्मक आवेश को लेते हैं। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो मैंने आपको बताया कि परीक्षण आवेश हमारा जिस दिशा में गति करेगा वही दिशा होगी हमारे विद्युत क्षेत्र की। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में परीक्षण आवेश जिस दिशा में गति करता है वही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। जैसे ही देखिए, ये हमारा स्रोत आवेश है, हमने यहाँ परीक्षण आवेश को रखा तो कहाँ गति करेगा, ऐसे। यहाँ रखा तो ऐसे, तो ये भी विद्युत क्षेत्र की दिशा। यहाँ ये विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा। क्योंकि धनात्मक आवेश क्या करेगा, परीक्षण आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, इसलिए एरो कहाँ आ रहा है, बाहर की ओर। ओके, क्लियर होगी बात आपको ये। अब देखिए, ये भी एक स्रोत आवेश है लेकिन इस बार ये ऋणात्मक है। तो यहाँ पर मैंने परीक्षण आवेश रखा Q0, तो ये नेगेटिव क्या करेगा, इस Q0 को अपनी ओर अट्रैक्ट। यहाँ पर मैंने Q0 रखा तो ये क्या करेगा, Q0 को अट्रैक्ट। यहाँ भी मैंने Q0 को रखा तो ये क्या करेगा, Q0 को अट्रैक्ट। Q0 होगा आकर्षित, Q0 होगा आकर्षित, Q0 होगा आकर्षित, Q0 होगा आकर्षित। ये बात क्लियर होगी आपको। तो जिस दिशा में परीक्षण आवेश गति करता है वही दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हमारे हमेशा काम आएगा। अब बात आती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र का परिमाण या विद्युत क्षेत्र की प्रबलता, जिसे हम डिनोट करते हैं ई से। इस ई को आप कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र का परिमाण, प्रबलता या तीव्रता। अब क्या होता है, जैसे ये एक परीक्षण आवेश है Q0 और ये एक स्रोत आवेश है। ये स्रोत आवेश इस परीक्षण आवेश पर ऐसे बल लगाएगा। कितना बल लगाएगा, F। तो बल लग रहा है, किस पर लग रहा है, परीक्षण आवेश पर। उसे ही हम बोलेंगे
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो अपॉन में आ गया ना क्यू नॉट। जो अपॉन में होता है हिंदी में हम उसे बोलते हैं एकांक। जैसे इसे हम कैसे रीड करेंगे, एकांक परीक्षण आवेश पर कार्यरत विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्वारा परिभाषित करते हैं। फिर से देखिए, एकांक परीक्षण आवेश पर कार्यरत विद्युत बल को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्वारा परिभाषित करते हैं। क्लियर होगी बात। तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये देखिए यहाँ पे परिभाषा आती है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर स्थित एकांक परीक्षण आवेश पर कार्यरत बल के रूप में परिभाषित की जाती है। एकांक परीक्षण आवेश पर कार्यरत बल के द्वारा परिभाषित की जाती है। क्लियर हुई बात आपको। अब यूनिट क्या बनेगी, फोर्स की, एफ की बल की न्यूटन और आवेश की कूलम, तो यूनिट बन जाएगी न्यूटन पर कूलम। और सीजीएस में क्या लिख देंगे, न्यूटन की जगह सीजीएस में आ जाएगा डाइन और कूलम की जगह आ जाएगा स्टेट कूलम। तो एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10⁵ डाइन होते हैं, याद रखो। एक न्यूटन पर कूलम, एक न्यूटन में कितने डाइन, 10⁵ डाइन, याद रखो। एक कूलम में कितने स्टेट कूलम, 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। क्लियर हुआ। एक न्यूटन पर कूलम है तो एक न्यूटन में कितने डाइन हुए, 10⁵ और एक कूलम में कितने स्टेट कूलम हुए, 3 × 10⁹ स्टेट कूलम हुए। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो ये बन जाएगा 1/3 और ये 10⁹ 10⁹ ऊपर जाएगी तो बन जाएगी 10⁻⁹ + 5 बन जाएगी 10⁻⁻⁴। तो हम सॉल्व कर लेंगे कि एक न्यूटन पर कूलम में कितने डाइन पर स्टेट कूलम होते हैं, तो ये 1/3 हो जाएगा 0.33 10⁻⁻⁴। तो 1 न्यूटन पर कूलम बराबर 0.33 10⁻⁻⁴ डाइन पर स्टेट कूलम। अब हम निकालना चाहते हैं वीमा, डायमेंशन। तो न्यूटन की याद रखनी पड़ती है, m1 L1 T-2 सबको याद होगी और 11th में पढ़ी थी। कूलाम की कितनी होती है, 80। तो सॉल्व कर लो इसको, क्या बन जाएगी, m1 L1 T, यहाँ पर 1 है, ये ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा, T-3 और A-1। क्लियर हुआ सबको। तो ये बन जाएगी m1 L1 T-3 m-A-1। ओके। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा हमें ज्ञात करनी है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा कहाँ से कहाँ होती है, धनात्मक से ऋणात्मक होती है, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। कैसे होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक यहाँ पर एक छड़ लेते हैं, इस पर हम धनात्मक आवेशित, इसको हम धनात्मक आवेशित करते हैं, और एक छड़ लेते हैं, इसको हम ऋणात्मक आवेशित करते हैं, और यहाँ पर हम एक परीक्षण आवेश रख देते हैं। हमें पता है परीक्षण आवेश जिस दिशा में जाएगा वही दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो अब क्या होगा, ये परीक्षण आवेश इस प्लस से प्रतिकर्षित होगा और माइनस से आकर्षित होगा। देखो प्लस क्या करेगा, इसको रिपेल, और माइनस क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट। तो ये बताओ कहाँ से कहाँ जाएगा, ये धनात्मक छड़, फिर से देखिए ये ऋणात्मक, और यहाँ पर आ जाता है परीक्षण आवेश। तो प्लस परीक्षण आवेश को प्रतिकर्षित करेगा और माइनस आकर्षित करेगा। तो बताइए धनात्मक परीक्षण आवेश कहाँ से कहाँ जाएगा, प्लस से माइनस। तो परीक्षण आवेश अगर प्लस से माइनस जा रहा है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी कहाँ से कहाँ होगी, प्लस से माइनस। ये बात आपको क्लियर हुई। ओके। तो E = अभी आपको मैंने बताया F/Q0 होता है, तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q0E। तो F की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी Q0E। अब ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की दिशा सदैव विद्युत क्षेत्र से के विपरीत होती है। मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, अभी आपने देखा धनात्मक से ऋणात्मक, तो इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या हो जाएगी, ऋणात्मक से धनात्मक। अब इसको ढंग से देखिए आप, ये आपको धनात्मक छड़ दिख रही है, यस। ये आपको ऋणात्मक छड़ दिख रही है, यस। अब ये आपको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, यस। ये पॉजिटिव से रिपेल होगा और नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा, मतलब धनात्मक से प्रतिकर्षित होगा, ऋणात्मक से आकर्षित। ये एरो समझ में आए। तो धनात्मक आवेश जिस दिशा में जाएगा विद्युत क्षेत्र भी उस दिशा में होगा, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो गई, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन है, ये कौन सा चार्ज है, नेगेटिव।
अब नेगेटिव किससे अट्रैक्ट होता है? पॉजिटिव से, तो ये पॉजिटिव की ओर जाएगा, धनात्मक की ओर जाएगा। तो आप खुद देख लीजिए कि इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा विद्युत क्षेत्र की गति की दिशा के विपरीत है। ये बात क्लियर हुई आपको? ओके ओके, तो इतना ही करते हैं आज के लेक्चर में, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ओके बच्चों, बाय बाय बाय।